आज की क्लास में हम लोग ज्योग्राफी का दूसरा मॉड्यूल पढ़ने वाले हैं, डैट इज़ अ फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। क्या होता है फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया? भारत में कौन से लैंड फॉर्म्स प्रेजेंट है, अलग अलग लैंड फॉर्म्स, किस तरह डिवीजन है भारत का। आज कोई क्लास से पहले बता रहा था कि नमछा बड़ुआ सर, आज समझ में आ जाए कि नमछा बड़ुआ क्या है, डेविएशन क्या होता है ना, नीचे साउथ डेविएशन क्या होता है, कैसे मेघालय में पहाड़ हो गया वहाँ पे, कैसे प्लेट्यू उठ के चल गया उधर मेघालय की तरफ, सब चीज़ जानोगे आज क्लास में, ठीक है। और इससे जो भी इससे पहले चर्चा हुआ था दूसरा मॉड्यूल में, जहाँ पे हम लोग मिनरल्स और रिसोर्सेज का बात किए थे, तो कहीं ना कहीं बहुत कनेक्ट है उससे भी। आज मिनरल्स पाए जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस प्लेट्यू। तो ये प्लेट्यू का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। फिजियोग्राफी किसी भी एरिया का मतलब होता है आउटकम ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि स्ट्रक्चर कैसा बना आपका, समझे, प्रोसेस क्या इन्वॉल्व है उसमें और किस स्टेजेस से डेवलपमेंट हुए हैं उसका। जानते हो कि जितना पुराना होगा उतना ओल्ड लैंड मास होगा, इसलिए हम हिमालय को बोलते हैं कि न्यूली फॉर्म्ड हिमालय, इसलिए फोल्ड माउंटेन्स हैं और लगातार है ना बढ़ते जा रहा है तेज़ी से। तो क्यों? क्योंकि क्या रीज़न है इसके पीछे रीज़न यही है कि वो नए लैंड फॉर्म्स। तो फिजियोग्राफी ऑफ एरिया का मतलब ये होता है कि स्ट्रक्चर किस तरह का होना, क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होना और किस तरह डेवलपमेंट होना, किस स्टेज में लैंड फॉर्म्स का डेवलपमेंट होना। एग्जाम्पल देखो, इंडिया क्या कहे, जो भारत का जो ज़मीन है, लैंड है, वो ग्रेट डाइवर्स है। पॉपुलेशन वाइज तो कल्चर वाइज तो डाइवर्स है ही, लैंड वाइज भी है डाइवर्स। और हमने इस क्लास में कई बार बोला है कि पूरा दुनिया दिख जाएगा भारत के अंदर तुमको, ये खासियत है भारत में। हिमालय है, भारत में आइलैंड है, भारत में कोस्टल एरियाज़ है, भारत में प्लेटू है, भारत में हिल है, भारत में दून है, भारत में बड़ा बड़ा माउंटेन है। क्या चाहिए तुमको? भारत में डेजर्ट है, क्या चाहिए तुमको? यानी कि वर्ल्ड में जितने भी फीचर्स पाए जाते हैं सब भारत में पाए जाते हैं। भारत अपने आप में एक बहुत बड़ा दुनिया है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, बहुत बड़ा भारत है। हम लोग यहाँ से बैठ के भारत का तुलना ना करें, भारत बहुत बड़ा है, बात समझे। आज जहाँ पे इतने पॉपुलस कंट्री है, समझो ना, हम लोग तो गर्व होना चाहिए कि इतना कंट्री सेकुलर है, उसके बाद भी जो भी रहा हो सेकुलर है इसका। अभी देखो अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, तो तुम लोग को समझ में आ ही रहा होगा कि सेकुलर कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री के लिए। तो हमारा जो लैंड ऑफ इंडिया है ग्रेट डाइवर्स है फिजिकल फीचर्स में भी। देखो नॉर्थ के पास रगड टोपोग्राफी है, यानी कि रगड टोपोग्राफी मतलब क्या है, लंबा तिरछा वाला जो चीज़ है तुम्हारा, माउंटेन रेंजेस है, रगड है, कोई प्लेन नहीं है, रगड है, एकदम पूरा रैंडम टाइप का रगड है स्ट्रक्चर, ठीक है। जिसमें हम देखते हैं माउंटेन रेंजेस है, माउंटेन रेंज मतलब बहुत सारे माउंटेन है, सीरीज ऑफ माउंटेन्स है तुम्हारे पास, बहुत अलग अलग पीक है, कोई बहुत बड़ा है, कोई उससे छोटा है, तरह तरह का है। ब्यूटीफुल वैलीज है, एक से एक वैलीज है, कांगड़ा वैली है, एक से एक वैली है। वैली मतलब क्या, जो पहाड़ी इलाका है, देखने में खूबसूरत है। देहरादून देखो, डीप गॉर्जेस है, डीप गॉर्जेस मतलब क्या, दो पहाड़ है, बीच से नदी जा रहा है, देखने में सुंदर ही सुंदर, तो डीप गॉर्जेस कहा जाता है उसको, समझे। साउथ का अब बताओ, हम नॉर्थ से ऊपर गए हम देखने के लिए, हम नॉर्थ से नीचे करेंगे तो हम साउथ देखेंगे, तो साउथ में स्टेबल लैंड है, क्यों ना हो, है ना, स्टेबल आपका टेबल लैंड है आपका, यानी कि प्लेटू है, हाई, थोड़ा सा मीन सी लेवल से थोड़ा उठा हुआ है। ये मैंने हर समय बोला है क्लास, हाईली डिसेक्टेड प्लेट्यूज है, डिनोडेड रॉक्स है। डिसेक्टेड मतलब कटा हुआ प्लेटू है, प्लेटू कंटिन्यू नहीं है, कटा हुआ है, फिर प्लेन है, फिर डाइसेक्टेड है, कटा हुआ डिवीजन। डिनोडेड रॉक्स का टूटा हुआ फॉर्म है डिनोडेड, बड़े बड़े रॉक्स नहीं है, टूटे हुए, क्योंकि आखिर वही तो है। जाओगे तुम लोग बाबा धाम जाते हो, बोलबम जाते हो, या फिर कोई सिम ऋषि गया है कुछ दिन पहले, दिख जाएगा ये डिनोडेड रॉक्स क्या होता है, समझे। इन बिटवीन दिस टू, अब बताओ बीच में हिमालयाज और प्लेटू के बीच में देखोगे तो सबसे बड़ा तुम्हारा इंडो गैंजेटिक प्लेन है। क्या चाहिए तुमको? हाँ, नॉर्थ इंडियन प्लेन है, जहाँ पे 45% भारतीय रहते हैं। और क्या चाहिए तुमको? क्यों? क्योंकि सबसे फर्टाइल लैंड है ये, एग्रीकल्चर के लिए सबसे सुइटेबल है, क्योंकि यहाँ पे इंडस गंगा और तुम्हारा ब्रह्मपुत्र का मिलन है इस रीजन पे, जहाँ रिवर रहेगा वहाँ लाइफ रहेगा, बात समझिए। तो ये माइक्रो वेरिएशंस को देखते हुए कैसे कैसे स्ट्रक्चर बना है। हम इंडिया का डिवीजन करना चाहेंगे 6 फिजियोग्राफिक तरीके से, यानी कि 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन होगा भारत का। पहला होगा कि नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन। नॉर्दर्न है, नॉर्थ ईस्टर्न भी है, क्यों ना हो,
कि अरुणाचल प्रदेश फिर नीचे टेक्सटाइल बैंड हुआ है। बताएंगे क्या होता है टेक्सटाइल बैंड? नीचे बैंड हुआ है, इसलिए नॉर्थ ईस्ट भी कहते हैं हम लोग नीचे की तरफ, नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्टर्न, यहाँ वहाँ से लेके पूरी तरीके से अरुणाचल और फिर उसके नीचे। आज पूरा यही क्लास केंद्रित रहेगा हमारा, उसमें भी पूरा नहीं जान पाएंगे, इसका बहुत लंबा पढ़ना है आपको। उसके बाद हम नॉर्दर्न प्लेन के बारे में बात करेंगे, फिर पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में बात करेंगे, फिर इंडियन डेजर्ट के बारे में बात करेंगे, कोस्टल प्लेन्स के बारे में बात करेंगे, यानी आइलैंड के बारे में बात करेंगे, सब क्रोनोलॉजी के हिसाब से चलेंगे। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं पेनिनसुला ब्लॉक का, जो सबसे स्टेबल लैंड है। अभी करेंगे उसका भी करेंगे, हिमालयस का करेंगे, हिमालयस तो बहुत कुछ करना है। तो देख लो वहाँ पे एक इमेज है, इमेज देख लो, आगे चले जाओ, आगे तुम्हारा कलरफुल इमेज है पेनिनसुला प्लेटू का। तो इसमें एक जानकारी लो कि ये कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। देखो एक तो समझो कि घाट में अंतर होता है जी, वेस्टर्न घाट जानते हो, तो घाट वहाँ शुरू है, तो घाट कोई प्लेटू का कोई पार्ट नहीं हुआ है, कंफ्यूज मत होना। तुम लोग पूरा लैंड मास में घाट बना है, प्लेटू के साइड में बना हुआ है। तो जो रेड कलर का तुम लोग को दिख रहा है, तो इसका देखो नीचे से कोरोमंडल हिल्स से, है ना, नीचे से ज़्यादा तो तुम्हारा राजमहल हिल्स में, यानी कि झारखंड वाला जो छोटा नागपुर प्लेटू है जहाँ पे, वो वाला। और इधर अरावली दिल्ली रिज है, जो हम कहते हैं कि दिल्ली भी एक प्लेटू उठा हुआ एरिया है, और समय बोलते हैं ना हल्का सा उसका हिस्सा है, इसको रिज कहा जाता है। अरावली दिल्ली रिज है, यानी कि हाईएस्ट तक वहाँ तक है। और इधर मैं बात करूँ तो गुजरात का वो वाला एरिया को भी टच करता है। और इसका कुछ पार्ट हिस्सा तुम्हारा मेघालय में भी है, जो वहाँ पे मेघालय में दिया है, कार्बी ओंगलोंग प्लेटू दिया गया है ना, शिलोंग एंड कार्बी एंगलोंग प्लेटू। और यहीं पे देखो गारो हिल्स है, खासी हिल्स है, जंतिया हिल्स है, और हिल्स के नाम से ही हम ट्राइब का भी नाम रखते हैं कि गारो है, खासी और जंतिया है। समझ में आया ये तुम्हारा? तो अब यहाँ पे मैं गारो राजमहल गैप कहा जाता है। देखो गैप हुआ कि नहीं हुआ बीच में गैप, गैप क्यों ना हो, इसका हिस्ट्री देखेगा तो गैप तुरंत समझ में आ जाएगा। पहले सुनो बच्चे लोग, यहाँ पे ध्यान देना होगा कि इसका गैप कैसे हुआ, एक प्लेटू वहाँ तक कैसे चला गया, बड़ा बात हो सकता है ये। देखो इसका रीजन ये है कि मेडागास्कर और भारत और ऑस्ट्रेलिया तीनों एक साथ था पहले, ठीक है। विद सब्सिक्वेंट पीरियड ऑफ टाइम ऑस्ट्रेलिया इस तरफ शिफ्ट हो गया, हाँ इस साइड शिफ्ट हो गया, मेडागास्कर वहीं का वहीं रहा। और जो देख रहे हो मेडागास्कर के तुम फिक्स से हमारे पेनिनसुला प्लेटू में डाल दो तो वो क्लब कर जाएगा, वहाँ पे मिल जाएगा वो, ठीक है। या फिर तुम देखोगे बाद में तुम लोग को जियोमॉर्फोलॉजी बताएंगे, तो ब्राज़ील का तुम क्लब कर दो वहाँ पे घाना उना में, तो क्लब हो जाएगा पूरी तरीके से, सटा हुआ सब एक साथ था, समझे ना, इसलिए लैंड फॉर्म ऐसा दिखता है तुम लोग को। अब देखो तो मेडागास्कर से इंडिया हट के और ऐसे जा रहा है, सीधा नहीं जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे टिल्ट होके जा रहा है। जब टिल्ट होके जाएगा तो वहाँ तो बहुत बड़ा यूरेशियन प्लेट है, और हमने हर समय बोला है जब दो बड़े बड़े प्लेट टकराते हैं तो कोई सबमर्ज नहीं होता है, क्योंकि नियम क्या है कि दो प्लेट हुआ तो ओशनिक प्लेट डेंस होता है, वो नीचे चला जाता है। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं आटागामा का, जो पैसिफिक ओशन पूरी तरीके से नीचे चला गया, चिली का नीचे चला जाता है, और इसलिए वहाँ पूरा, हाँ बिल्कुल रिंग ऑफ फायर भी एग्जाम्पल है उसका। जैसे जापान देखो, जैसे फिलीपींस देखो, और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैं चिली का बोलूँगा, आटागामा डेजर्ट जो है तुम्हारा वहाँ पे, ये पूरी तरीके से चिली वाला जो रीजन में है। ये भी क्या है कि तुम्हारा साउथ पैसिफिक जो प्लेट है वो प्लेट नीचे सबमर्ज हो गया है, और तुम्हारा जो साउथ अमेरिकन जो प्लेट है वो ऊपर है। तो कहने का मतलब क्या है कि जियोमॉर्फोलॉजी में जब पढ़ाएंगे तुम लोग को प्लेट का सबडक्शन होना, ठीक है, कैसे वोल्केनिक इरप्शन होता है उस समय, कैसे माउंटेन्स बनते हैं, कैसे जापान बना है, यस, कैसे न्यूजीलैंड सब बना है, सब प्रोसेस तो वही है। अब तुम समझता है कि ओशन है और वहाँ पे लैंड है, तो कुछ तो प्रक्रिया हुआ होगा कि ओशन में लैंड कैसे हो सकता है भाई, कुछ तो बात हुआ होगा ऐसा, है ना। बात समझ में आ रहा है ना हम क्या बोल रहे हैं? तो बिल्कुल इसी का इंडिया भी जीता जागता उदाहरण है कि वहाँ से गया और वहाँ पे टेथिस फीस था, वहाँ पे टेथिस फीस जानते हो, एक सी था, सी को मर्ज किया है, सी को क्रॉस करते 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 गैप करते 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 यूरेशियन प्लेट है। तो देखो अब ऐसे इस तरफ आ रहा है, तो ऐसे आया तो बीच में खाई हो गया, और खाई हुआ प्लेट है तो दोनों प्लेट हवा था, माउंटेन्स हो जाएगा। मैं ये वाला रेंज चूँकि ऐसे जा रहा है बेंड होके, तो वो वाला प्लेटू उधर चला गया, मेघालय में चला गया ऐसे करके, और जो जा रहा है तो सीधा नहीं जा रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे टिल्टेड घूम रहा है, समझे। जैसे कि हम सीधा नहीं जा रहे हैं, हम ऐसे करके जा रहे हैं। बजरंगबली जो पहाड़ लेके जाते हैं तो हाथ कैसा होता है उनका शेप, उस तरह जाया जा रहा है, समझ रहे हो ना। मतलब तुमको समझाने के लिए कि किस हिसाब से बना है हमारा एंग्लो शिलोंग प्लेटू जो बना है, समझ में आया बात। तो अरावली दिल्ली रिज समझ में आया तुम लोग को, राजमहल हिल समझ में आया, जो गैप बना है वो गैप के पीछे लॉजिक भी। अब ये गैप को कैसे फिलअप किया जाएगा,
जब हिमालयज होंगे तो हिमालय से पानी से तो निकलना ही है, गंगा निकलना ही है, ब्रह्मपुत्र निकलना ही है, और वहाँ से आएगा सेडिमेंट्स लेके आ जाएगा, इसको फर्टाइल बना देगा लैंड को, और उसको नॉर्दर्न प्लेन कहलाएगा। तो प्लेन बात का चीज़ है माय डियर स्टूडेंट, प्लेन बात का चीज़ है। आज की क्लास में तुमको इस बात का भी ताज्जुब होगा कि प्लेटो ने भी कंट्रीब्यूट किया है प्लेन्स बनने में, क्योंकि प्लेटो का भी बहुत सारा रिवर सिस्टम अपना, और वो भी डिपॉजिट किया है, समझे। तो देखो ऊपर फिर से जाओ, अब समझो। तो नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ पेनिनसुला ब्लॉक देखो कैसे, ये इरेगुलर लाइन है ना, इरेगुलर लाइन, पूरा रेगुलर तो नहीं, इरेगुलर ही है जी। यदि रेगुलर होता तो हमको मिलता ही नहीं मेघालय में वो चीज़। तो वही कहा जा रहा है कि बड़ा ही इरेगुलर लाइन है। कच्छ रीजन से देखो, कच्छ रीजन से यानी कि गुजरात वाला रीजन से आपका गया है ना, वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ अरावली रेंज पे है वहाँ पे। फिर वो पैरेलल जाता है यमुना के पास में, देखो पैरेलल है यमुना, यमुना मतलब वही तुम्हारा अरावली दिल्ली रीज का यमुना एरिया है, ठीक है। फिर तुम्हारा गंगा के पास जाता है, फिर गंगा से देखो इस तरफ तुम्हारा राजमहल हिल्स गया है, समझे, पैरेलल है। और फिर तुम्हारा वहाँ पे गंजेटिक डेल्टा का वो सब पैरेलल है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि नीचे से स्टार्ट हुआ तुम्हारा ये गुजरात का वो वाला एरिया हो गया, कच्छ वाला एरिया हुआ, फिर वो दिल्ली के पास गया, और फिर गंगा के पैरेलल नीचे तक वो तुम्हारा राजमहल हिल्स तक है। तो फिर से मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, फिर समझो उस चीज़ को कि नॉर्दर्न बाउंड्री जो पेनिनसुला ब्लॉक है वो हम इरेगुलर लाइन में ले सकते हैं। हम कह सकते हैं वो कच्छ से लेके तुम्हारा अरावली रेंज तक एक तरफ है ना, कच्छ से तुम्हारा अरावली दिल्ली रीज दिखा तुमको एक है, फिर उसके बाद पैरेलल है तुम्हारा यमुना और गंगा का नीचे, फिर पैरेलल करके तुम्हारा राजमहल हिल्स तक गया है ना। उसके बाद आप फिर जाके नीचे जाके मर्ज कर गया। अपार्ट फ्रॉम दिस, अब इसी को तुम पेनिनसुला इंडिया मत कहो, कार्बी एंग्लोंग और मेघालय प्लेटू भी है जो कि नॉर्थ ईस्ट का है। और उतना ही नहीं, तुम यदि राजस्थान वाला एरिया जाओगे, देखो अरावली वाला है वो, कुछ एरिया राजस्थान वाला एरिया भी तुम्हारा इसका हिस्सा है, वेस्टर्न पार्ट है, वो एक्सटेंशन इस ब्लॉक का। तो दिख गया हो तुमको। तो पेनिनसुला ब्लॉक अपने आप में बहुत इरेगुलर शेप है, इरेगुलर स्ट्रक्चर है। आगे देखो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स का मैं बात करूँ, देखो मालदा फॉल्ट से है, मालदा जानते हो एरिया का नाम है, वेस्ट बंगाल, दोनों फॉल्ट है, और जो कि छोटा नागपुर से अलग है। वो छोटा नागपुर तुम्हारा राजमहल हिल्स का हिस्सा है, इसलिए बोला जाता है कि राजमहल और तुम्हारा ये क्या यहाँ देखो गारो राजमहल गैप कहा जाता है, वही गैप को ही वहाँ पे मालदा फॉल्ट दिखाने का प्रयास है तुम लोग को, बात समझे। तो जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स है वो सेपरेटेड है मालदा फॉल्ट से, यानी कि मालदा फॉल्ट का मतलब क्या हुआ, गारो राजमहल गैप से, ठीक है। छोटा नागपुर प्लेटू तुम्हारा राजमहल हिल्स का हिस्सा हुआ। राजस्थान में हम देखते हैं कि डेजर्ट और अदर डेजर्ट लाइक स्ट्रक्चर भी ओवरलैप करता है इसको, यानी कि है प्लेटू और उसके ऊपर डेजर्ट भी है, उठा हुआ है। प्लेटू होगा तो उठा होगा लैंड, और वहाँ पे डेजर्ट भी है। पेनिनसुला इज फॉर्म एसेंशियली, मैं तो बोल रहा हूँ पेनिनसुला कैसे फॉर्म है, ग्रेट कॉम्प्लेक्स वेरी एंशियंट निसिस एंड ग्रेनाइट से बना है। ये बहुत पुराना चीज़ होता है, समझे। लैंड मास का जो पुराना सबसे पुराना फॉर्म होता है उसको बोलते हैं गिनिसिस एंड ग्रेनाइट्स बोलते हैं, और जो कि बहुत ज़्यादा हिस्सा में पाया जाता है हमारे पेनिनसुला ब्लॉक में। तो गिनिसिस जी प्रोनाउंस नहीं करते, गिनिसिस एंड ग्रेनाइट्स, ये दो एलिमेंट्स है जिसकी वजह से इतना बड़ा ब्लॉक बना है। और ये बताता है कि ये ओल्डर लैंड मास है हमारा, बात समझे ना, पुराना लैंड मास है। तो ये मैप मैंने बताया है तुम लोग को। यदि मैं एक कैम्ब्रियन पीरियड का बात कर दूँ, सही बात है, ये अपना अपना जियोलॉजिकल पीरियड है। हमने बहुत सारा प्लेट देखा है, हमने हेलोसिन देखा है, हमने प्लेस्टोसिन, बहुत सारा हमने देखा है ना। हमने टर्सरी पीरियड देखा है, हमने कार्बोनिफेरस पीरियड देखा है, तो हमने तो बहुत सारा पीरियड देखा है जियोलॉजी का। तो देखो कैम्ब्रियन पीरियड बहुत पुराना है। तो उस समय पेनिनसुला हैज़ बीन स्टैंडिंग लाइक अ रिजिड ब्लॉक, एकदम रिजिड था वो, ठीक है। कुछ कुछ एक्सेप्शन थे अपने वेस्टर्न कोस्ट पे थे, यानी कि देखो यहाँ पे दिखाया गया वो चीज़ जो मैं बोल रहा था तुम लोग को कि कैसे हुआ। देखो ऐसे घूम के आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और जब टकराया तो देखो वो हिस्सा तुम्हारा वो वाला हिस्सा उठ के चला गया वहाँ पे, और बीच में जो फिलअप था वो पूरी तरीके से भर दिया हिमालयस का रिवर, प्लेन बना दिया वहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्या है कि ठीक है, हम मानते हैं कि पेनिनसुला क्या है, हमारा रिजिड ब्लॉक है। हाँ कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं, क्यों ना एक्सेप्शंस हो, क्योंकि वेस्टर्न कोस्ट सबमर्ज हो गया सी के विनीत। कुछ कुछ हमारा वेस्टर्न कोस्ट था वो सी के अंदर विनीत हो गया। जैसे एग्जांपल द्वारका देखो, एक द्वारका बेस्ट एग्जांपल है, गुजरात के बगल में एरिया था वो द्वारका, जो कहा जाता है जो कृष्ण जी का जो द्वारका था वो तो रिवर के अंदर चला गया, वहाँ पर साम्राज्य भी पाया गया। तो होता है क्योंकि ये सी लेवल राइज होगा तो आपका बहुत सारा लैंड नीचे चला जाएगा। तो वही कहा जा रहा है कि यहाँ पे कि देखिए कि आपका पेनिनसुला स्टैंडिंग है, रिजिड ब्लॉक है, मगर कुछ कुछ एक्सेप्शन है। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न कोस्ट का कुछ कुछ आपका सी के अंदर विनीत चला गया है, बिकॉज ड्यू टू द टेक्टोनिक एक्टिविटी। टेक्टोनिक एक्टिविटी होगा, जान रहा है कि ओशन प्लेट आएगा लैंड प्लेट से टकराने के लिए, ठीक है। मगर ओरिजिनल जो बेसमेंट है, जो मेन पेनिनसुला ब्लॉक है, उसको अफेक्ट नहीं किया, सबमर्ज हुआ है इधर वाला बाउंड्री वाला, और मेन अभी बचा हुआ।
तो यदि मैं बात करूँ, देखो जानते हो कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा रहा है हमारा इंडियन प्लेट, तो वो देखो इट हैज़ बीन सब्जेक्ट टू वेरियस वर्टिकल मूवमेंट्स एंड ब्लॉक फॉल्टिंग। बहुत बार तुम्हारा वर्टिकल मूवमेंट हुआ, यानी ऊपर 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 जा रहा है वो, ठीक है, और ब्लॉक फॉल्टिंग हो रहा है, ब्लॉक बन रहे हैं। ब्लॉक क्यों ना बने, यूरेशियन प्लेट है वहाँ पे, टकराएंगे, ब्लॉक बनेगा ही बनेगा। देखो वहाँ पे कैसे फिट हुआ, नीचे से गया, ऐसे करते 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 गया। एक देखना है तुम्हारा एनसीईआरटी किताब में बहुत अच्छा है, उसमें 4-5 दिखाया कि ऐसे ऐसे करते 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 लास्ट में कैसे सबमर्ज किया है, देख लो वहाँ पे। यूरेशियन प्लेट है वहाँ पे, यूरेशियन प्लेट से टकराया है वो, ठीक है। हाँ, द रिफ्ट वैली ऑफ द नर्मदा, जो नर्मदा का तुमको वैली दिखते हैं, वैली में तो जो ऊंचाई वाला जो एरिया देखते हैं तुमको, तापी वाला दिखता है, महानदी बोलता है सतपुरा, ये भी बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। और सम एग्जाम्पल्स ऑफ योर ब्लॉक फॉल्टिंग, जिस तरह पेनिनसुला ब्लॉक का है, ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि जो रिफ्ट वैली है नर्मदा का, तापी का, महानदी का और सतपुरा रेंज का। सतपुरा बहुत फेमस है, जानते हो, आने वाले समय में और जानोगे इसके बारे में। ये सभी क्या एग्जाम्पल्स है तुम्हारा पेनिनसुला ब्लॉक का, कि किस तरह ब्लॉक फॉर्म हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, तो क्योंकि लैंड ऊपर नीचे है तो रिवर वाला सोर्स आ जाएगा, तुरंत पानी बह जाएगा। हम देखते हैं कि कैसे नर्मदा और तापी इधर अरबियन सी में जाता है, बाकी इधर चला जाता है, क्योंकि ऐसा ऊंचाई है। हाँ, तो टिल्ट है तो ऊपर से नीचे जाएगा। तो रिफ्ट वैली नर्मदा का हो, तापी का हो, महानदी का हो, सतपुरा ब्लॉक माउंटेन, सब एग्जाम्पल है तुम्हारा इसके पेनिनसुला ब्लॉक के बेस्ट एग्जाम्पल्स है। क्या क्या किस तरह का लैंड फॉर्म्स यहाँ पे हो सकता है, रिवर्स भी हो सकते हैं। तो मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट नॉर्थवर्ड जा रहे हैं, देख रहे हो। अब बात करते हैं हम लोग, हाँ, तो ये बिल्कुल यहाँ पे मैप देख सकते हो तुम लोग कि पेनिनसुला ब्लॉक में देखो, पेनिनसुला ब्लॉक मोस्टली कॉन्सिस्ट ऑफ रेलिक्ट एंड रेसिडुअल माउंटेन्स। रेलिक में क्या बचा हुआ रेमनेंट, बड़े बड़े माउंटेन्स का बचा हुआ छोटे छोटे जो टुकड़ी होता है। तो बोला देखिए पेनिनसुला में हम देखते हैं कि जो रेसिड्यू होते हैं माउंटेन्स के बहुत सारे, जैसे अरावली हिल्स में। अब देखो एक माउंटेन और हिल्स में अंतर क्या होता है, माउंटेन बहुत ऊंचा होता है, हिल बहुत छोटे छोटे होते हैं उसकी तुलना में। और मैं तुमको एक लेमन टर्म में समझाता हूँ, मेरा बात एक बार में ही कनेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। यहाँ जिंदा पहाड़ और मरा हुआ पहाड़ का कॉन्सेप्ट आता है, जो लेमन आदमी समझ सकता है इस बात को। कहता है पहाड़ जिंदा है, तो पहाड़ जिंदा होने का प्रमाण क्या है कि क्या पानी उससे आ रहा है। पानी जिस पहाड़ से आ रहा है वो पहाड़ जिंदा है, और जिस पहाड़ से पानी नहीं आ रहा है वो पहाड़ मरा हुआ है। बात समझो, पहाड़ का भी अपना एक टाइम होता है, ख़त्म हो जाता है तो आस्ते आस्ते कन्वर्ट हो जाता है दूसरे लैंडफॉर्म्स में, छोटे छोटे हो जाते हैं। बात समझ में आ रहा है तुमको? या फिर आपका स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है कि जो छोटे छोटे वाले होते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ तुम लोग को कि ये अरावली हिल्स का रेसिड्यू पार्ट है। अरावली हिल्स खुद ही तुम्हारा एक रेसिड्यूअल है माउंटेन्स का, यानी कि माउंटेन्स हो गया, खत्म हो गया, अब वो छोटा हिस्सा हो गया, इसलिए वहाँ पे अरावली हिल्स बन गया, यानी कि ऊंचा है तुम्हारा, मीन सी लेवल से ऊपर है वो। नंबर 1, जैसे नालामलाई तुम्हारा हिल्स है, देख सकते हो तुम लोग, नीचे है देखो यहाँ पे महेंद्रगिरी हिल्स है कि नहीं है, जो मसूलीपट्टनम से थोड़ा ऊपर होगा, देख लो, दिख गया तुमको। नालामाला हिल्स दिख गया, वेलिकोंडा हिल्स दिख गया, पाइकोंडा हिल्स दिख गया, जवाड़ी हिल्स दिख गया। ये सब हिल्स तुम्हारे बेस्ट एग्जाम्पल है पेनिनसुला का, यानी कि हम कह सकते हैं कि बिल्कुल माउंटेन का ही एक रेसिड्यू पार्ट है। कभी ना कभी ये माउंटेन में भी माउंटेन रहा होगा और उसी का रेसिड्यूअल पार्ट है, ओवर द पीरियड ये घटते चला गया। समझे बात को? रिवर वैली शेयर आर शैलो विथ लो ग्रेडियंट्स। बोला कि यहाँ पे जो रिवर वैलीज होंगे, जो ऊंचाई होगा, पानी जा रहा है, जो डीप गॉर्जेस बनाता है हिमालयज़ में डीप गॉर्जेस बनता है, मगर यहाँ पे ये रिवर वैली है, मतलब पानी जा रहे हैं और वैली है, ठीक है, छोटे छोटे पहाड़ टाइप के हैं। तो यहाँ पे शैलो है, यानी कि ज़्यादा गैप नहीं है, छोटे छोटे हैं, वही तो लो ग्रेडियंट्स, यानी कि ग्रेड मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मीन सी लेवल से बहुत ज़्यादा ऊंचाई नहीं है, डिफरेंस कम है। वहाँ हिमालय और हिमालय का बात करता 8000 ऊपर फीट पे है, समझता है? 8 किलोमीटर ऊपर ज़मीन से ऊपर होना, तो तू तो मतलब भव्य हो गया ना, भव्य आकार हो गया ना। वो तो सोच के ही दंग देखोगे तभी दंग आ जाएगा। सागर माथा पर्वत को देखोगे, आई मीन केटू को जब देखोगे तुम, केटू बोले तुम, माउंट एवरेस्ट को देखोगे तो मतलब कंचनजंगा पे तुम जा नहीं सकते हो, कंचनजंगा तुम्हारा लैंड ऐसा है ही नहीं, ऐसे नहीं, बस देख सकते हो ऊपर से, ठीक है। देखो अरावली हिल्स दिखा तुमको एक एग्जाम्पल। ये सब क्या है, रिडंडेंट पार्ट है, बात समझे, यानी कि रेसिड्यू, सॉरी रिडंडेंट नहीं, रेसिड्यूअल पार्ट है, रिडंडेंट मतलब बेकार होता है, रियली सॉरी। रेसिड्यू जो पार्ट है माउंटेन्स का, ये अरावली हिल्स है, ओवर द पीरियड जो कम होते चला गया, और ऑल्टीट्यूड ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे रिवर वैलीज होते हैं और जिसमें लो ग्रेडियंट होते हैं, यानी कि ऊंचाई ज़्यादा कम होता है इसमें। समझ में आया सभी स्टूडेंट को? तो ये मैंने एक ढांचा खींच दिया पेनिनसुला इंडिया का। पेनिनसुला इंडिया के रिवर पढ़ोगे, बाद में ड्रेनेज पढ़ोगे तो रिवर जोड़ दोगे इसके साथ, तो ड्रेनेज सिस्टम का मतलब ही होता है रिवर। तो क्या है, कैसे बना है, होप तो समझ में आ गया होगा।
तो सबसे बड़ा चिंतन का विषय है वो हिमालय माउंटेन रेंजेस है, क्योंकि ये बहुत वेरिएशन है। अब खाली हिमालयस तो बोल दोगे, उसमें खूब वेरिएशन है। लेसर हिमालयस है, तुम्हारा शिवालिक रेंज है, हिमाद्री रेंज है, अलग अलग है ना उसका, तो उसको बहुत बढ़िया से पढ़ना होगा तुम लोग को। देखो तो हिमालय जैसे कि मैंने कहा है तुम लोग को यॉन्ग है, बहुत जवान है, क्योंकि अभी प्लेट यूरेशिया का टकराया है। वीक है जी, वीक इसलिए है क्योंकि वो स्टेबल नहीं है, ठीक है। और इसलिए देखते हैं वहाँ पे अर्थक्वेक वाला फिनोमेना होता है। नॉर्थ ईस्ट पूरी तरीके से रेडार जोन में रहता है हर समय, है ना, हर समय वो वहाँ पे होता है। और फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल इसलिए क्योंकि मूवमेंट है उसमें, ठीक है। तो अपने जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर अनलाइक रिजिड एंड स्टेबल पेनिनसुला ब्लॉक नहीं होता है। जैसे कि बिहार में फ्लड आ सकता है, बिहार में अर्थक्वेक तुम एक्सपेक्ट नहीं करोगे, बात समझे, क्योंकि वो मूवमेंट नहीं हो रहा है प्लेट का, प्लेट स्टेबल है। और पेनिनसुला में तो और ज़्यादा स्टेबल है। तो कंसिक्वेंटली इसका रिजल्ट क्या होता है, दे आर स्टिल सब्जेक्ट टू इंटरप्ले ऑफ एक्सोजेनिक एंड इंडोजेनिक फोर्सेस। यानी कहने का मतलब अभी भी हमारे जो माउंटेन्स हैं अभी भी तुम्हारे एक्सोजेनिक और इंडोजेनिक फोर्सेस लगे हैं। एक्सोजेनिक मतलब क्या, बाहर का फोर्सेस, इंडोजेनिक मतलब खुद का अंदर का फोर्सेस। तो इसलिए मूवमेंट हो रहे हैं अभी भी, और इसकी वजह से फॉल्ट हो जा रहे हैं, फोल्ड हो जा रहे हैं, फॉल्ट आ रहा है, बीच में फॉल्ट आ गया, फॉल्ट से ना बीच में गैप आ गया, फिजर्स फॉर्म हो गया। एक्सोजेनिक मतलब बाहर का कुछ फैक्टर्स। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है तुम्हारा कि एक्सोजेनिक क्या फोर्स हो सकता है। विंड कह सकते हो, विंड कह सकते हो, विंड भी इरोध करता है चीज़ों को, बिल्कुल। इंडोजेनिक मतलब खुद का मूवमेंट अंदर का होना, बात समझे। तो ये सब की वजह से क्या फॉल्ट आ रहे, फोल्ड्स आ रहे, और भी बहुत सारी चीज़ आ रहे हैं। देखो बेस्ट तुमको समझ में आ जाएगा कि ये माउंटेन सब टेक्टोनिक हेरोजिन, यानी कि टेक्टोनिक प्लेट्स का ही मर्ज करना, एक दूसरे को आके टकराना, दैट इज टेक्टोनिक प्लेट। टेक्टोनिक से ही इसका शुरुआत होता है। डाइसेक्ट बाई, एक दूसरे को काटता है फास्ट फ्लोइंग रिवर्स, जो कि बड़े ही अपने यूथफुल स्टेज में क्यों ना हो, क्योंकि पानी इतना ज़्यादा बरसा रहा है तो यूथफुल स्टेज में है, अभी सब आप पे है गंगा, ठीक है। तो बोला कि ये जो माउंटेन्स है टेक्टोनिक ओरिजिन है, डाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं पानी से, ठीक है, जो यानी कि रिवर्स, और जो कि रिवर्स अब अपने यूथफुल स्टेज पे है। और इसके वजह से गजब गजब का लैंड फॉर्म्स होता है। देख लो यहाँ पे डीप गॉर्जेस बनते हैं, देखो गजब का दिखेगा तुमको, सिक्किम में जाओगे तो बहुत दिखेगा तुमको। इसको वी शेप्ड वैली है, वैली वी शेप लगेगा तुमको, है ना। रैपिड से यहाँ पे तुम्हारा वाटरफॉल से बरस रहे हैं, ये सब इंडिकेशन है कि यस ये हिमालय रेंजेस का एक हिस्सा है। ये सब है डीप गॉर्जेस बनना, दो पहाड़ है बीच से पानी चल रहा है, समझे ना। तो यही सब है, समझे। तो देखो यहाँ पे इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन, तो इंडो गंगा देखो तीनों को लिया गया है, क्यों ना हो, क्योंकि इंडो गंगा हम जानते हैं इंडस का भी ट्रिब्यूटरी, 6 ट्रिब्यूटरी, 3 हम यूज़ करते हैं, 3 पाकिस्तान वाला भी हम इंडस ट्रिब्यूटरी साइन किए हैं उस पर, है ना, बिल्कुल। ये सब समझना होगा। देखो थर्ड जियोलॉजिकल डिवीजन जो भारत का है वो प्लेन है। पहला वाला तो हो गया, अब उसको जाएंगे, उसको विस्तार रूप में जाएंगे ना, बढ़ेंगे। अभी हल्का हल्का ये तुम्हारा वो है, हाँ फाउंडेशन है, उसको फिर डिटेल में पढ़ना है। तो अभी मैंने तुम लोग को बता दिया कि प्लेटू क्या है, अभी मैंने तुमको बता दिया वो। अब प्लेन पढ़ते हैं, और आज इसी क्लास में चर्चा हो जाएगा तुम्हारा इसका भी, हिमालयस को और डाइसेक्ट करके पहले हिमालयस की तरफ मूव करेंगे। इसलिए हम शुरू में बोले थे हिमालयस पढ़ेंगे, मेरा अभी छोटे छोटे चल रहे हैं। तो थर्ड जो हिस्सा है हमारा जियोलॉजिकल डिवीजन का वो तुम्हारा प्लेन है। अब प्लेन कैसे बना है तुम लोग जानता है, थैंक्स टू इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। अब देखो इस प्लेन कैसे बना, मैक्सिमम डेवलपमेंट कब हुआ है, थर्ड फेज ऑफ हिमालयन माउंटेन्स हुआ, जब 24 मिलियन ईयर्स अगो, सॉरी 64 मिलियन ईयर्स अगो फॉर्म हुआ था, हिमालयस बन गया। क्यों, अब जब हिमालयस बन गया तो पानी आ रहा है वहाँ से, रिवर आ रहा है, रिवर निकल रहा है, काट रहा है एक दूसरे को। जब रिवर आ रहा है तो सेडिमेंट्स लेके आ रहा है, जानता है रिवर कितना बलुआ उलुआ लेके आता है सेडिमेंट्स का, तो सेडिमेंट जितना डिपोजिट करेगा उतना ही लैंड फॉर्म बनते चला जाएगा। इसलिए कहा था ना बेगूसराय या गंगा, सॉरी बेगूसराय या पटना गंगा के तट पे बसा हुआ है। तट पे बोला था, ये नहीं बोला था कि किस लैंड से गंगा गुजर रही है, ये नहीं बोला था, उसके तट पे बसा हुआ। सोचो इसके पीछे बहुत लॉजिक है। इसलिए कहते हैं थैंक्स टू गंगा, हर समय कहते हैं गंगा को थैंक्स करो कि आज गंगा की वजह से ये प्लेन बना हुआ है। इसलिए गंगा चूंकि इतना डाइसेक्ट करता है हमारे लैंड को, इसलिए हम पूजनीय मानते हैं इनको, ईश्वर का दर्जा दिया जाता है गंगा को, है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि रिवर कितना बड़ा रोल प्ले करता है एक प्लेन फॉर्मेशन में, बात समझे। तो 64 मिलियन ईयर्स जब आगे फॉर्म हुआ था, ये थर्ड फेज चल रहा था माउंटेन, और उस समय प्लेन को मैक्सिमम मिला है डेवलपमेंट, प्लेन बना है। तो पहले तो अभी तो डिपोजिटरी वाला चीज़ हो रहा है, आस्ते आस्ते डिपोजिट कर रहा है, फिर ला रहा है, डिपोजिट कर रहा है। ये तो बहुत लंबा, सोचो लंबा कालखंड है, लंबा पीरियड है ये। सिंस देन उसके बाद क्या हुआ, इट हैज़ बीन ग्रेजुअली फिल्ड बाय द सेडिमेंट्स।
और आस्ते आस्ते जब बना उसके बाद आस्ते आस्ते वहाँ पे सेडिमेंट्स आया जो हिमालयन रिवर से भी आ रहे, पेनिनसुला रिवर से भी आए, जैसे बोले ना पेनिनसुला रिवर्स भी तो है, वो भी तो अपना सेडिमेंट्स देगा वहाँ पे। तो ये फिलअप करते करते एक बेस्ट प्लेन डेवलप हो गया। देख रहे हो यहाँ पे प्लेन का डेवलपमेंट होना। और क्या ब्रह्मपुत्र देखो पूरा प्लेन है, क्योंकि वहाँ से बहाएगा पानी, आसाम से जाएगा, तो आसाम तो दोनों का कल्चर मिक्स है, जानते हो। तो यहाँ पे देख लो बच्चे लोग, तो व्हाट कैन वी कंक्लूड फ्रॉम दिस, यानी कि हमने जो 3 पढ़ा है वहाँ से हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं डिवीजन को लेके। तो देखो ये पूरी तरीके से आपके एनसीईआरटी को उठाया गया, कोट टू कोट उठाया गया है। एनसीईआरटी में भी इसी तरह का है, और जहाँ एनसीईआरटी में कहीं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है तो इसमें है एक्सप्लेनेशन, जाकर पढ़ सकते हो, समझ जाओगे हम क्या बोल रहे हैं। इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द अबव डिस्कशन दैट सिग्निफिकेंट वेरिएशन अमंग द डिफरेंट रीजन, अलग अलग रीजन में अलग अलग वेरिएशन है जी, हाँ, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को लेके। और इसी की वजह से क्या होता है कि फार रीचिंग इम्पैक्ट अपन अदर रिलेटेड एस्पेक्ट, यानी कि इससे एसोसिएटेड कुछ भी चीज़ हो, चाहे मिनरल्स हो, चाहे रिवर सिस्टम हो, कुछ भी चीज़ हो, उसका इम्पैक्ट पड़ता है बिकॉज ऑफ दिस जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द लैंडफॉर्म्स। नंबर 1 जो वेरिएशन है फिजियोग्राफी में यानी कि स्ट्रक्चर में एंड रिलीफ आर इंपॉर्टेंट अमंग दिस, तो यही तो वेरिएशन इंपॉर्टेंट है, तभी तो कहते हैं कि प्लेन में इतने लोग हो सकते हैं, तभी तो कहते हैं कि हिमालयाज पूरी तरीके से टूरिस्ट है, ये हिमालयस गॉर्जेस के लिए जाना आता है, तो बिकॉज ऑफ दिस वेरिएशन। जो रिलीफ है यानी कि जो स्ट्रक्चर है, जो फिजियोग्राफी है इंडिया का, ग्रेटली इन्फ्लुएंस करता है। कैसे इन्फ्लुएंस हुआ है? जियोलॉजिकल एंड जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक्टिव था या एक्टिव अभी भी है। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का टकराना यूरेशियन प्लेट से, तभी ये लैंड फॉर्म बनना, तो है ये सब चीज़। तो देखो यहाँ पे दिया गया है तुम लोग को, ये मैप नीचे चले जाओ, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। नीचे चले जाओ, द लेजेंड करके जो दिया गया वो ज़्यादा बेटर दिया गया। ये मैप उतना अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने दूसरा मैप भी इसमें डाल दिया है। ये गूगल से लिया गया मैप है, ठीक है। तो उसमें क्लियर नहीं है 1 to 4, कन्फ्यूज हो जाएगा, इसलिए हम दिए हैं। देखो गंगा देख लो, नॉर्दर्न प्लेन देख लो कहाँ से है, दिख गया तुम लोग को। नॉर्दर्न माउंटेन्स देख लो, माउंटेन्स किस तरह, नेपाल को हटा देंगे हम तो माउंटेन देखो नीचे तक है। माय डियर स्टूडेंट, देख रहा है माउंटेन कैसे हैं? माउंटेन तुम्हारा मेघालय भी माउंटेन है, नॉर्थ ईस्ट सब माउंटेन है। तो कोई तो बोलेगा कि सर नीचे वाला कैसे माउंटेन हो सकता है, तो इसका समझ में आ जाएगा तुम्हारा जब बेंड के बारे में बताएंगे, साउथ वाला बेंड के बारे में। अब देखो तुम लोग कोस्टल प्लेन्स भी देख लो, गुजरात से कैसे गया है तुम्हारा सटा हुआ, ये प्लेन्स है, ठीक है। और ब्लॉक तो जान ही रहा है, डेक्कन प्लेटू देख लो, अभी जस्ट जो बात किए थे, पैरेलल तुम्हारा गंगा और उसका जाएगा, अरावली दिल्ली रीज है, और इस तरह तुम्हारा राजमहल हिल्स है, और थोड़ा सा हिस्सा ऊपर नहीं दिखाया मैं, थोड़ा सा हिस्सा तुम्हारा वही एंगलोंग और शिलोंग वाला प्लेटू भी है। समझे बात को? तो आइलैंड देख लो, आइलैंड तुम्हारा वही लक्षद्वीप और तुम्हारा अंडमान एंड निकोबार जो ग्रीन कलर का दिया गया है। होप से समझ में आ गया होगा। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं कि देखते हैं, यस यही तो जानना है हमको, यस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो अब हम समझेंगे कि नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स, और यही हमारा आज रहेगा टॉपिक ऑफ द डे, कि ये टॉपिक हम समझेंगे कि इंटायर हिमालयन रीजन को भी हम 3 भाग में तोड़ सकते हैं। अब हिमालयन रीजन बनना, फोल्ड माउंटेन, टेक्टोनिक प्लेट का इन्वॉल्वमेंट है ना, 64 ईयर्स के बाद नॉर्दर्न प्लेन बनना, सेडिमेंट्स आना, सब दिमाग में रखते रहो। तो हम हिमालयन रेंजेस को भी हम 3 भाग में तोड़ सकते हैं। अब सुनते जाना, शिवालिक यानी कि आउटर हिमालयस। और कोई ये मत सोचना कि शिवालिक सबसे लंबा रेंज होगा, ऐसा नहीं है, पर्वत ये रेंज है, अल्टीट्यूड आपका ऊपर है, रेंज है, बताऊंगा मैं थोड़ी देर में। ये शिवालिक कहा जाता है। उसके बाद मिडल हिमालयस है, और जो थर्ड है वो एक्चुअली ग्रेटर हिमालयस। बात समझे ना? यानी कि शिवालिक है आपका आउटर हिमालयस कहते हैं, लेसर हिमालयस यानी कि मिडल हिमालयस और ग्रेटर हिमालयस। उसके बाद ट्रांस हिमालयस और ईस्टर्न हिल्स ऑफ पूर्वांचल जो तुम देखते हो, ये वाला म्यांमार सटा हुआ, म्यांमार, नागालैंड, ये पूर्वांचल मतलब वो बिहार वाला पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश वाला पूर्वांचल नहीं है, ठीक है, ये ईस्टर्न हिल्स है। तो कल हम लोग ट्रांस हिमालयस और ईस्टर्न हिमालयस पढ़ेंगे, मगर आज जो है वहाँ जो टॉपिक, ये तीनों चीज़ के बारे में चर्चा होगा, जो कि बहुत जटिल है। एक एक चीज़ पॉइंट समझना, भूल जाओगे बार बार, कितना ही पढ़ लोगे भूल जाओगे। तो इसका मैप पर एक तो पहले एक लोकल मैप देख लो कि ये तुमको जो 3 रेंज मिल रहे देखने के लिए, ठीक है। तो हिमालयस कभी काराकोरम रेंज का पार्ट रहा नहीं है, तो कंफ्यूज मत होना। इसलिए K2 हिमालयस का हिस्सा नहीं है, K2 काराकोरम रेंज दूसरा है, वो हिमालयस नहीं है, वो हिमालय से पुराना लैंडफॉर्म्स, समझे। K2 हिमालयस का हिस्सा नहीं है, दूसरा है। इसलिए हिमालयस में जो सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन होगा वो तुम्हारा कंचनजंगा होगा, और वर्ल्ड में सेकंड तुम्हारा काराकोरम आता है। यहाँ घुमा देता है यूपीएससी या फिर कोई छोटा कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाला घुमा देगा तुमको कि हिमालयस में फर्स्ट तो सबको पता है कि फर्स्ट तो माउंट एवरेस्ट है,
सेकंड क्या है तो बोल देगा K2 है। K2 नहीं है जी, वो काराकोरम रेंज है, दूसरा रेंजेस में आ जाता है, वो रेंजेस में आ गया, काराकोरम रेंजेस में आ गया वो दूसरा अपना है, और पहले का लैंड फॉर्म्स है, पहले से प्रेजेंट है वो। समझ गए बात को ना? तो देख लो यहाँ पे क्या है तुम्हारा, देखो ये जो टिक टिक दे पूरा NCERT का किताब का लिया गया है ये डायग्राम भी। नॉर्दर्न प्लेन दिख रहा है, मालवा प्लेटू दिख रहा है तुम्हारा, देखो ये ग्रेट हिमालयाज ऐसे हैं। उसका देखो दूसरा है तुम्हारा काशी जंतिया को टच करते हुए जा रहा है। उससे पहले पढ़ोगे नमछा बड़ुआ आया कि नहीं आया? बिल्कुल। तो देखो अब हम बात करते हैं हिमालय रेंजेस का। देखो दिस कंप्राइज ऑफ सीरीज ऑफ सेवरल पैरेलल कन्वर्जिंग रेंजेस। बोला कि इसमें बहुत सारे पैरेलल रेंजेस है, एक है पर्वत रेंजेस है तो दूसरा भी है, फिर तीसरा भी है, पैरेलल है सब, समझे? और कन्वर्ज रेंजेस यानी कि एक दूसरे को कन्वर्ज कर रहा है, यानी कि पास 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 आके एक रेंज बन रहा है। तब फिर रेंजेस कैसे सेपरेटेड है, यानी कि सब अलग अलग जो रेंजेस है कैसे सेपरेटेड है? सेपरेटेड बाय डीप वैलीज, बीच में गैप है, वैलीज है, ठीक है, क्रिएटिंग अ हाईली डिसेक्टेड टोपोग्राफी, लग रहा है काट रहा है एक दूसरे को। तो साउदर्न स्लोप्स हैव डीप ग्रेडियंट, जो साउदर्न स्लोप होगा यानी कि एक स्लोप में समझते हो ऐसे ऊंचा है तो नीचे वाला है तो स्लोप हो गया। हाँ बिल्कुल, स्लोप जो बनता है जैसे सीढ़ी एक स्लोप है कि नहीं है, सीढ़ी जो चढ़ते हो तो एक अपने आप में स्लोप है, नीचे से ऊपर देखो या ऊपर से नीचे देखो स्लोप है वो। समझ के बात को? तो जो साउदर्न स्लोप यानी कि नीचे वाला जो हिस्सा है हैव स्टीप ग्रेडियंट, यानी कि ग्रेडियंट है उसमें स्टीप पर नीचे ऐसे करके अच्छा खासा वो है तुम्हारा डिफरेंस है। एंड नॉर्दर्न स्लोप्स हैव कंप्लीटली जेंटल स्लोप्स, वन नॉर्दर्न का ऊपर वाला स्लोप देखोगे, ऊपर वाला हिस्सा, नीचे वाला डीप स्लीप का, वो ऊपर वाला अच्छा खासा तुम्हारा जेंटल स्लोप है, उतना डीप नहीं है, उतना गैप नहीं है, उतना तुम्हारा तेजी से रिड्यूस होते नहीं जा रहा है, वहाँ पे हल्का रिड्यूस हो रहा है। समझे बात को? तुम लोग को समझ में आया ये बात? जैसे मान लो कि हाथ से देखो ये नॉर्दर्न है, इसमें ये वाला चीज़ कम है, इसमें ऐसा है, हल्का सा गैप है। मगर जो नीचे वाला देखोगे हिमालय में ऐसे गैप है, बहुत ज़्यादा गैप है। समझे? तो वही कहा कि रेंजेस सेपरेटेड है एक दूसरे से, इससे डीप वैली क्रिएट होते हैं। साउदर्न स्लोप्स क्या है? डीप ग्रेडियंट्स है नीचे वाले, और जो नॉर्दर्न स्लोप्स है ऊपर वाला जो स्लोप्स है वो क्या है तुम्हारा? जेंटल स्लोप। मोस्ट ऑफ द हिमालय रेंजेस, जो हिमालय रेंजेस देखते हो तीन टाइप का, वो तुम्हारे इंडिया, नेपाल और भूटान में ही है। नॉर्दर्न स्लोप आप पार्टली, कुछ नॉर्दर्न स्लोप हमारे तिब्बत में भी है, हाँ तिब्बत के साथ भी है, वाइल द कुछ वेस्टर्न वाला जो है वो पाकिस्तान के साथ भी है, ठीक है, अफगानिस्तान के साथ भी और सेंट्रल एशिया के साथ भी है, उधर मैच कर जाएगा। देखो सेंट्रल एशिया चला जाएगा उधर, बिल्कुल चल जाएगा। समझे? हिमालय रेंजेस अब तो समझ में आ रहा है। काराकोरम रेंज से तुम जिंजियांग प्रोविंस जाता है ऊपर, तो ऊपर वाला एरिया है काराकोरम रेंज से। बात समझ रहे हो ना? अभी काराकोरम रेंज वाले हमारे इंडिया में नहीं ना, वो POK में है। ये भी समझ, हम इंडिया क्लेम करते हैं, बिल्कुल हमारा लैंड है वो। समझ रहे हो बात को ना? तो नॉर्दर्न स्लोप्स आर पार्टली सिचुएटेड इन तिब्बत। कुछ हमारे नॉर्दर्न स्लोप जो ऊपर वाला जो जेंटल स्लोप है वो तिब्बत में भी है, कुछ वेस्टर्न वाला हमारा पाकिस्तान के साथ भी, अफगानिस्तान के साथ भी और सेंट्रल एशिया के साथ भी है। सेंट्रल एशिया जानते हो जो 5 नेशन है, तो किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान जो जानते हो तुम, ठीक है। हिमालयाज बिटवीन तिब्बत एंड गंगा प्लेन। अब देखो तिब्बत है, गंगा प्लेन है, यहाँ पे तुम देखोगे तो यहाँ पे सक्सेशन है, 3 पैरेलल रेंजेस है, जिसको हम अभी बोल रहे थे कि ग्लेशियर हिमालयाज है, मिडल हिमालयाज है, शिवालिक, ठीक है। तो जान लो कि क्या है शिवालिक रेंज, क्या है फिर। तो शिवालिक रेंज देखो यहाँ पे आगे देख लो, आगे देख लो, ये ब्यूटीफुल तुमको मैप भेज दिया गया है एक तो, डिवीजन ऑफ हिमालयस। इसमें देखो शिवालिक क्या है, हायर हिमालयस क्या है, लेसर हिमालयस क्या है। तो बच्चे लोग पहले हायर हिमालयस देख लो, ऊपर वाला जो तिब्बत से सटा होगा, दिख गया तुम लोग को, इस तरह है। उसका लेसर हिमालय बीच का, और शिवालिक है नीचे वाला। तो नीचे वाला जो शिवालिक हुआ वो पूरा सिक्किम को काटते हुए निकलेगा वो। बात समझे ना? तो आई मैं बताऊंगा कि बोलो कि सर शिवालिक है तो काहे होगा, क्योंकि ग्रेट हिमालयस तो यही है, बड़ा पर्वत तो यही रेंजेस में पाया जाएगा, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। हायर, समझे, ये रेंजेस है, रेंजेस के हिसाब से बताएगा। हिमालय आपके माउंटेन्स आपके छोटे वाले में भी पाया जा सकता है, ये रेंजेस है, 1 रेंज, 2 रेंज, 3 रेंज यहाँ पे है। अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, और इसको खोलूंगा इस चीज़ को। देखो अब देखो, आप समझ में आ जाएगा तुम लोग को। देखो इसको आउटर हिमालयस कहा जाता है। देख लो आउटर हिमालय, शिवालिक रेंज दिख गया तुम लोग को, शिवालिक रेंज दिख गया नीचे वाला, तो इसको बोला जाता है, हम लोग क्या बोलते हैं, आउटर हिमालयस बोलते हैं। हाँ बिल्कुल, नीचे आउटर हिमालयस बोला जा रहा है, हिमालयस का आउटर वाला। ये लोकेटेड तुम्हारा ग्रेट प्लेन्स और लेसर हिमालय के बीच में, सही बात है।
ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, तुम्हारा इट इज लोकेटेड बिटवीन द ग्रेट प्लेन्स एंड लेसर हिमालयस। ग्रेट नीचे प्लेन है जी, है ना, और लेसर हिमालयस तुम्हारा ऊपर है, बीच का है, उसका बीच का हिस्सा है ये। क्या कंफ्यूज हो रहे हो, देखो है कि नहीं है, देखो तो नीचे प्लेन है और ऊपर, इससे ऊपर पहले लेसर हिमालय है, तो हम कह सकते हैं शिवालिक तुम्हारा लेसर हिमालय और माउंटेन प्लेन नॉर्दर्न प्लेन के बीच का है शिवालिक, जहाँ पे तुम देखोगे तराई रीजन आ जाएगा, बात कॉन्सेप्ट तराई रीजन का, है ना, बिल्कुल। इसका जो मैं अल्टीट्यूड का बात करूं मीन सी लेवल से, तो देखो 600 से लेकर तुम्हारा 1500 मीटर तक है, यानी कि अच्छा खासा है ये भी, यानी कि 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर है, तो हम मानेंगे कि ये भी बढ़िया है रेंज अल्टीट्यूड। अब इट रन्स ऑलमोस्ट पैरेलल टू द लेसर हिमालय, जो लेसर हिमालय से देखते रहो बीच में, ये पैरेलल जैसे वैसा है वैसे ही है। और कहाँ तक पैरेलल गया है, पैरेलल कहाँ तक हुबहू गया, तो तुम्हारा 2400 किलोमीटर पटवार प्लेटू से लेके और तुम्हारा ब्रह्मपुत्र वैली तक है ये। पटवार प्लेटू देख सकते हो तुम लोग, अभी ऊपर जाओगे तो तुमको पता चल जाएगा, देखो पटवार प्लेटू होगा, ऊपर देख लो, पटवार प्लेटू हिंदू किस से इधर होगा, उसी के आसपास होगा, कोई बात नहीं, बाद में आ जाएगा। वही तुम्हारा जो देख रहे हो ना वहीं तक है, जो नमछा बड़ुआ है वो उधर है, पटवार इधर है, तुम्हारा कश्मीर के ऊपर है, कश्मीर से ऊपर भी नहीं, वो तुम्हारा एक्चुअली पाकिस्तान साइड में हो जाएगा। हाँ, मुझे याद आया, हाँ पाकिस्तान में है वो पटवार, समझे, पटवार प्लेटू से ब्रह्मपुत्र वैली तक, समझ में आया चीज। अब देखो शिवालिक रेंजेस के बारे में और खासियत क्या है। शिवालिक रेंज का मैं यदि विड्थ का बात करूँ, विड्थ जानते हो लंबाई चौड़ाई होता है, तो विड्थ क्या होता है, चौड़ाई जी, चौड़ाई गैप कितना है, ब्रेथ कितना है। हाँ, ब्रेथ तुम्हारा क्या है कि 50 किलोमीटर तक तुम्हारा हिमाचल प्रदेश में है और अरुणाचल प्रदेश में 15 किलोमीटर है। हम नहीं कि यूनिफॉर्मिटी नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में जाएंगे तो शिवालिक का रेंज कम हो जाएगा। ये पूछ सकता है पोटेंशियल क्वेश्चन कि कैसे रेंज घट रहा है, यानी कि हम नॉर्थ से हम ईस्ट की तरफ जा रहे हैं तो नॉर्थ में बढ़ा है, हिमाचल प्रदेश में इसका 50 किलोमीटर का विड्थ है, अरुणाचल प्रदेश में घटते 15 किलोमीटर हो जाता है। बीच में गैप भी है, देखो गैप क्यों ना हो, क्योंकि टिस्टा रिवर निकलेगा सिक्किम से, जब सिक्किम से निकलेगा तो गैप हो जाएगा वहाँ पे। तो बोला कि तेरा ऑलमोस्ट अनब्रोकन चेन है, मगर कुछ गैप है, 80 से 90 किलोमीटर गैप है, जो कि तुम्हारा टिस्टा रिवर का वैली ऑक्यूपाई कर देता है उसको, तो इसलिए सिक्किम में वो गैप हो जाता है शिवालिक रेंज का। बात समझे, ऐसे भी कंटिन्यूस है, अभी जो 2400 किलोमीटर का बोले वो कंटिन्यूस है, मत थोड़ा सा 80 से लेके 100 किलोमीटर कह सकते हो, या 80 से 90 प्रिसाइजली बोल सकते हो, वो गैप है बिकॉज ऑफ द टिस्टा रिवर। शिवालिक फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया, यानी कि वहाँ से बात करेंगे नेपाल अप टू नेपाल आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट। यदि मैं बात करूँ नॉर्थ ईस्ट इंडिया से, यानी कि यहाँ से मैं बात करूँ, यानी कि मैप चले जाओ फिर से, शिवालिक तुमको दिख गया शिवालिक वाला, वहाँ से मैं बात करूँ नेपाल तक, अरुणाचल से मैं नेपाल तक बात करूँ तो थिक फॉरेस्ट है यहाँ पे, बट द फॉरेस्ट कवर बिकम थिन इन द वेस्ट। हम वेस्ट की तरफ जाएंगे, वेस्ट उस तरफ जाएंगे तो क्या होगा, हाँ तो नेपाल के फिर उधर जाएंगे, उत्तराखंड की तरफ जाएंगे तो वो थिन हो जाएगा, पतला हो जाएगा। बात समझे ना, पहले मोटा है तुम्हारा, पहले थिक फॉरेस्ट है। अरुणाचल प्रदेश से हम नेपाल की तरफ जाएंगे तो काफ़ी घना है, इसलिए बड़ा बड़ा तुम्हारा वहाँ प्रोटेक्टेड एरियाज है, वहाँ से तुम फिर जाओगे तो फॉरेस्ट तुम्हारा छोटा होते चला जाएगा, समझ गए ना। बट द फॉरेस्ट कवर बिकम्स थिन इन द वेस्ट, हम वेस्ट की तरफ जाए, वेस्ट का मतलब क्या, उत्तराखंड की तरफ जाए हम तो छोटा हो जाता है। समझ में आ रहा है सभी स्टूडेंट्स को। द साउदर्न स्लोप ऑफ दिस रेंज, जो कि साउदर्न स्लोप्स है, ठीक है, रेंजेस आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिवॉइड ऑफ फॉरेस्ट कवर इन पंजाब। बस साउदर्न स्लोप जो कि बताएं, साउदर्न स्लोप्स जो कि बहुत ज़्यादा स्लोप्स है, टीप स्लोप्स है। मैं इधर पंजाब के रीजन का बात कहूँ तो वहाँ पे फॉरेस्ट कवर नहीं है, ठीक है, हिमाचल में भी नहीं है, उसका वो पूरी तरीके से चला गया, पंजाब को भी टच कर गया, ठीक है, वो करेगा, वहाँ पे फॉरेस्ट नहीं है उतना। एज दे गेट हाईली डिसेंडेड बाय सेवरल सीजनल स्ट्रीम्स कॉल्ड चोस, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे रिवर आ जाते हैं, सीजनल स्ट्रीम्स आ जाते हैं कि सीजन के टाइम मानसून आया तो रिवर जिंदा हो गया, मानसून खत्म तो रिवर खत्म, तो सीजनल है। तो ये बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सच काइंड ऑफ स्प्रिंग, सच काइंड ऑफ योर स्ट्रीम्स, उसको चोस कहा जाता है, इसलिए यहाँ पे फॉरेस्ट इतने नहीं हैं, यहाँ खत्म है, यहाँ फॉरेस्ट है ही नहीं। बात समझे। तो शिवालिक्स आर फॉर्म्ड लास्ट ऑफ ऑल द रेंजेस, सही बात है, शिवालिक सबसे अंतिम में फॉर्म हुआ है, इसलिए सबसे नीचे है वो। दे आर फॉर्म ड्यू टू द इंटेंस फोल्डिंग। ये कैसे फॉर्म हुआ है, इसका फोल्ड होने का पीछे रीजन है, देखो इंटेंस फोल्ड हुआ है, जब फोल्ड इंटेंस फोल्डिंग के वजह से, और हार्डेंट
यानी कि हार्डन एकदम हार्ड होने की वजह से, ड्यू द कंप्रेशन बिकॉज ऑफ द नॉर्थ वेस्ट मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट। जब नॉर्थ वेस्ट मूवमेंट हो रहा था तो इंटेंस फोल्ड हो रहा था, फोल्ड हो रहा है ना, जैसे जा रहा था एकदम फोल्ड हो रहा है, फोल्ड हो रहा है, फोल्ड हो रहा है, तो नीचे इंटेंस फोल्डिंग की वजह से नंबर 1, और हार्ड एकदम हार्ड होने की वजह से। जैसे मान लो कि किसी के ऊपर तुम प्रेशर क्रिएट कर रहे हो तो इंटेंस फोल्डिंग हो रहा है, बार 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 फोल्ड हो रहा है, वो इंटेंस फोल्डिंग बिकॉज ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट, उसके वजह से हो रहा है, हार्डन की वजह से हो रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दिस ड्यू टू द कंप्रेशन, क्यों ना हो, क्योंकि गैप आ गया बीच में, कंप्रेशन मतलब कंप्रेशन हो रहा है बिकॉज ऑफ द प्रेशर, समझे ना। तो शिवालिक रेंज बना है बिकॉज ऑफ दिस इंटेंस फोल्डिंग एंड हार्डन बिकॉज ऑफ द नॉर्थवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि शिवालिक रेंजेस में हाउ डज फॉर्मेशन ऑफ डून्स अकर इन शिवालिक। तो डून्स कैसे, देहरादून कहते हो, ये डून्स कैसे होता है, तो शिवालिक रेंज का ही हिस्सा है तुम्हारा डून्स। तो डून कैसे बना है, देखो बहुत मज़ेदार कहानी है, देखो डून्स का भी। एज द शिवालिक रेंज वे फॉर्म्ड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ मेन हिमालयस। मेन हिमालयस बनने के बाद, क्योंकि ये सबसे आउटर हिमालयस है, सबसे बाद का हिमालयस है, ये बहुत बाद में बना है, मेन तो पहले मेन हिमालयस बन गया ऊपर वाला। तो दे ऑब्स्ट्रक्टेड द कोर्स ऑफ रिवर, जब ये बना तो ऊपर से जो रिवर्स आ रहा है, जब तुम्हारा जो कोर्स ऑफ रिवर्स आ रहे हैं ऊपर से जो आ रहे हैं तो ये रोक दे रहा है, ऊपर से जो मेन हिमालय से जो पानी आएगा तो ये हिमालय से रोक दे रहा है, ये वाला ग्रेटर लेसर वाला शिवालिक रोक दे रहा है। तो वही कहा जा रहा है कि एज द शिवालिक हिल्स वेर फॉर्म्ड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ मेन हिमालयस दे ऑब्स्ट्रक्टेड द कोर्स ऑफ द रिवर्स, जो ऊपर से जो आ रहा है उसको रोक दे रहा है, और जब रोक दे रहा है तो इस तरह का तुम्हारा डून्स मिलेगा। किसका है ये, दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ टेम्पोररी लेक्स। अब जब रोक दिया वहाँ पे तो लेक बन गया, क्योंकि उसका वाटर रोक दिया है, अब वो वाटर को तो प्लेन में बहने नहीं दे रहा है, वो तो रोक लिया, तो टेम्पोररी लेक बन गया वहाँ पे। और डेब्रिस ब्रॉट बाय दोस रिवर डिपोजिट इन दिस लेक्स, और जो रिवर्स ऊपर से लेके आएगा और उसको रोक रहा है तो वहाँ तो बहुत सारा तुम्हारा सेडिमेंट सब लेके आएगा, डेब्रिस गंदा उंदा लेके आएगा, तो लेक में डिपोजिट हो जाएगा। डिपोजिट इन दिस लेक्स आफ्टर द रिवर्स हैड कट देयर कोर्सेज थ्रू द शिवालिक रेंजेस द लेक्स वे ड्रेन अवे लिविंग बिहाइंड द। अब जब उसके बाद उसको कट करके फिर नीचे जाएगा, क्योंकि आप तो डाइवर्ट कर दिया ना डायरेक्शन, मैं नहीं भर दिया, अब फिर वो काट के नीचे जाएगा, वो अपने जगह ढूंढते हो। जैसे पानी को डाल दोगे तो पानी कंटेनर का शेप ले लेता है, तो वो नीचे आकर ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, फिर भी जाएगा वहाँ से वो। तो देखो वही बोला जा रहा है कि कट देयर कोर्स थ्रू शिवालिक रेंज में कट कर गया, द लेक्स वे ड्रेन अवे लिविंग बिहाइंड द प्लेन्स, तो वहाँ प्लेन रह गया, अब वो प्लेन रह गया वो, क्योंकि रिवर आप कोर्स बदल चुका है, तो वो डून्स बन गया, समझे। एंड देहरादून उत्तराखंड का बेस्ट एग्जाम्पल है। तो कहने का मतलब क्या कि बिकॉज ऑफ द शिवालिक रेंजेस क्या हुआ कि इसने पहले पानी को रोक लिया था, पानी को रोक लिया और यहाँ पे बहुत सेडिमेंट्स हुआ, तो वहाँ पे एक लैंडफॉर्म स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया, बात समझे। और बाद में क्या हुआ कि वो पानी फिर उसको डायरेक्शन मिला अलग, वो डायरेक्शन अलग करके वो नीचे चला गया, लिविंग बिहाइंड द लैंडफॉर्म, एक लैंडफॉर्म बन गया। लैंडफॉर्म ही क्या है, हमारे डून्स। समझ में आया ये चीज़, तो मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ, फिर समझने का प्रयास करना कि चूंकि जो ऊपर से ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है कोर्स ऑफ रिवर्स का, तो इससे क्या हुआ, टेम्पररी लेक्स बन गया, और डेब्रिस जो ला रहे हैं ऊपर से सेडिमेंट सब ला रहे हैं रिवर्स, ये डिपॉजिट हो गया इस लेक में। जब डिपॉजिट हो गया आफ्टर द रिवर्स हैड कट, अब जब रिवर काट के चले गए वहाँ से शिवालिक रेंज से नीचे, तो लेक क्या हुआ, ड्रेन अप हो गया, यानी कि लेक तुम्हारा पानी से, पानी जो था वो खत्म हो गया वहाँ पे, वो एक लैंडफॉर्म पकड़ लिया, क्योंकि पानी खत्म हो जाता है, एक लैंड स्ट्रक्चर ले लिया, यानी कि वो प्लेन आपका डून्स बन गया। और देहरादून उसका बेस्ट एग्जाम्पल, क्योंकि कट के वो नीचे चला गया, प्लेन में चला गया पानी, क्योंकि पानी तभी तक होल्ड रहेगा तब तक उसका ऑब्स्ट्रक्शन होगा, बीच में जैसे ही गैप मिलेगा पानी बह के चला जाएगा वो, समझे बात को। तो देखो अब हमने समझा है कि देखो शिवालिक कितना इंपॉर्टेंट है। अब हम समझेंगे लेसर हिमालय, फिर से देख लो, लेसर हिमालय का बात आया तो देख लो ऊपर जाके कि शिवालिक के ऊपर वाले लेसर हिमालय से, तो यही कहा है कि इन बिटवीन द शिवालिक इन द साउथ, देखो शिवालिक साउथ में प्रेजेंट रहेंगे और ग्रेट हिमालय नॉर्थ में प्रेजेंट रहेंगे, वो बीच का एरिया हुआ, यानी कि यही मिडल हिमालय है, ये भी तुम्हारा ऑलमोस्ट पैरेलल रेंजेस है, पैरेलल है दोनों रेंजेस का। इसको हम हिमाचल भी कहते हैं और लोअर हिमाचल भी कहते हैं, बताओ इसके नाम पे हिमाचल प्रदेश पड़ जाता है ना, बात समझ में आया ना। इसको लोअर हिमालय भी कहते हैं, बीच का हिस्सा है। यदि मैं इसका किलोमीटर का बात करूँ, बताओ वो कितना किलोमीटर था, बताओ। अब तो तुम लोगों को समझ में आ ही गया अल्टीट्यूड, उसका अल्टीट्यूड कितना था, देख लो बच्चे लोग, उसका 600 से लेकर 150, तुम्हारा 1500 किलोमीटर था,
अब इसका देखो, इसका 60 से लेके तुम्हारा 80 किलोमीटर वाइड है तुम्हारा, ठीक है, मतलब गैप बता रहा है। अब इसका दे आर, मैं बता, मीन सी लेवल देखो, अभी समझ में आ जाएगा तुम लोग को। इसका देखो 3500 किलोमीटर से लेकर 4500 किलोमीटर का अबव द सी लेवल है, तो उससे कई गुना ऊंचा है वो तुम्हारा 1.5 किलोमीटर तक ऊंचाई है मीन सी लेवल से, तो इसका ऊंचाई उससे ऊपर है। हाँ, एलिवेटेड रेंज फ्रॉम द, तो बहुत ज़्यादा है, कहो ना, तो उसका मैं किलोमीटर दे रहा हूँ, तो उसका कितना कम है मैं बताता हूँ, रुक जाओ। तो मिडल हिमालयस आर 60 to 80 किलोमीटर वाइड्स, समझे। वाइड की यदि मैं ब्रेथ का बात करूँ तो इसका वाइड क्या है, 60 से लेकर 80 किलोमीटर है। यदि मैं एलिवेशन रेंजेस का बात करूँ तो सी लेवल से तुम्हारा क्या है, तुम्हारा 3500 किलोमीटर से लेकर 4500 किलोमीटर है, ठीक है। ये मीटर होगा, सॉरी गलत दे दिया गया यहाँ पे, आई एम रियली सॉरी फॉर डैट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये एलिवेशन नहीं हो सकता है इतना कैसे हो सकता है, वो मीटर्स है, ठीक है। यानी कि 3.5 किलोमीटर से 4.5 किलोमीटर के रेंजेस पे है। जाके एनसीईआरटी में चेक कर लेना, गलती दे दिया है यहाँ पे, ठीक है, अबव मीन सी लेवल। और तुम्हारा क्या है कि इसका मैं लेंथ का बात करूँ तो वो लेंथ कितना था, लगभग वो भी उतना ही था, 2400, ये भी 2400 का लेंथ होगा, 2400 किलोमीटर का लेंथ होगा, रहेगा ही 24,000 किलोमीटर रहेगा ही, बिल्कुल, क्यों पैरेलल है वो। ये करेक्ट कर लेना तुम, ये करेक्ट कर लेना बच्चे लोग, ये 3.5 किलोमीटर है, बिल्कुल, या फिर वो मीटर होगा, वो मीटर होगा तो समझे ना, ऐसा कैसे हो सकता है, फिर तो माउंट एवरेस्ट से भी ऊपर निकल गया फिर तो, ठीक है। तो अब देखो इसमें समझने वाली बात क्या है तुम लोग के लिए, तुम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस रेंजेस में हमको बहुत सारे रीजन पाए गए हैं। जैसे पीर पंजल रेंज देखो, जम्मू एंड कश्मीर का बहुत फेमस है, देख लो, है ना, हर समय चर्चा होता है। नीचे देख लो, अच्छा मैप दिया गया है, नीचे देखो पीर पंजल रेंज दिख गया तुम लोग को, बिल्कुल ये हिमाचल यानी कि यही इसी का हिस्सा है, मिडल वाला का ही हिस्सा है, बात समझे, यानी कि लेसर हिमालय का ही हिस्सा है। उसका देखो धौलाधार रेंज है, वो भी है वहीं का है। उसका नांग तिबा रेंज है, वहीं का है। मौसोरी रेंज वहीं का है जी। महाभारत रेंज है तुम्हारा जो नेपाल का है, वहीं का रेंज है, समझे। देखो मैं बिल्कुल वही चीज़ कहना चाहूँगा। तो पीर पंजल रेंज जम्मू एंड कश्मीर का, जैसे देखिए धौलाधार रेंज तुम्हारा हिमाचल प्रदेश का है। उत्तराखंड का भी जस्ट तुमने देखा है, मौसोरी रेंज हो गया और नाग तिबा रेंज हो गया, तो उत्तराखंड का है। महाभारत लेक हो गया, नेपाल का है। यानी कि लेसर हिमालय में बहुत सारे रीजन पाए जाते हैं जो बहुत विख्यात है, समझे। तो आगे देखते हैं लेसर हिमालय का और क्या है। देखो पीर पंजल कश्मीर का है, जो लॉन्गेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज है इसका, बात समझे, कश्मीर का। अब देखो ये कहाँ तक फैला हुआ है, तो देखो समझो बात को। ये पीर पंजल जो रेंज है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके यूपीएससी से, क्योंकि पूछा जाता है पीर पंजल के रेंज में बहुत सारे माउंटेन सब और वहाँ से बहुत सारे डैम प्रोजेक्ट सब भी हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो इट एक्सटेंड फ्रॉम द झेलम रिवर, झेलम रिवर से लेकर तुम्हारा अपर ब्यास रिवर तक है, यानी कि 300 से लेकर 400 किलोमीटर तक रेंज में है। और इसको सेपरेट किया है तुम्हारा वैली ऑफ कश्मीर से, डैट इज योर जस्कर रेंज। जस्कर रेंज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जस्कर रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है। तो जस्कर रेंज इसको सेपरेट करता है, यानी कि पीर पंजल को सेपरेट करता है वैली ऑफ कश्मीर से। समझ में आ गया बात। जो दूसरा सिग्निफिकेंट है रीजन, वो कांगड़ा वैली है, हिमाचल प्रदेश का बहुत फेमस है कांगड़ा वैली, जो कांगड़ा पेंटिंग भी जानते हो तुम लोग। मेजोरिटी ऑफ द हिमालयंस रिसोर्ट्स यहीं पे है। शिमला देख लो, मसूरी देख लो, रानीखेत देख लो, नैनीताल देख लो, अल्मोड़ा देख लो, दार्जिलिंग देखो, सब तुम्हारा लेसर हिमालय का ही हिस्सा है। जो टूरिस्ट स्पॉट देखते हो आज तुम, है ना, सब इसी का है। डलहौजी देख लो, बिल्कुल इसी का हिस्सा है, लेसर हिमालय का ही हिस्सा है। समझ में आया ना तुम लोग को। तो आगे बढ़ते हैं, देख लो यहीं पे तो मसूरी है, शिमला है, रानीखेत है, नैनीताल है, अल्मोड़ा है, दार्जिलिंग है, सब तुम्हारा इसी का हिस्सा है। तो आगे बात बढ़ाते हैं। अब बात करेंगे ग्रेटर हिमालय का, ठीक है। तो ग्रेटर हिमालय का बात करेंगे तो यानी कि बहुत ऊपर वाला हिस्सा ही है। तो अब जाके बच्चे लोग जाके फिर से वो मैप देखो जहाँ पे उसको काट के दिए थे अलग से, हायर हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक। तो हायर हिमालय जाके देखो, समझ में आ जाएगा, बहुत ऊपर का हिस्सा है। तो आप देखो इसमें खासियत क्या है। इसको हम इनर हिमालयस भी कहते हैं या हिमाद्री रेंज भी कहते हैं, जो सबसे ग्रेटर हिमालयस, समझे। एवरेज एलिवेशन इसका देखो समझ में आ जाएगा आप तुम लोग को। देखो सही बात था, वो किलोमीटर नहीं होगा, वो मीटर ही होगा। देख लो 6100 एवरेज है मीटर से अबव द सी लेवल। और इसका मैं विड्थ का बात करूँ तो 25 किलोमीटर है, ठीक है। और ये जो बम बना है क्रिस्टलन ग्रेनाइट्स और गिनीसी से बना है, यानी इनिसी से बना हुआ है। ये अभी ग्रेनाइट्स का है, यानी कि क्रिस्टल अभी का स्ट्रक्चर है जी, क्योंकि न्यूली फॉर्म्ड है ये सब, वह इससे पहले फॉर्म हुआ है।
ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालयस और शिवालिक से पहले फॉर्म हुआ है ग्रेटर हिमालय, है ना भाई। ये तुम्हारा एज कम्पेयर टू वो तो हमारा पेनिनसुला तो बहुत ओल्ड है, ठीक है, उससे कंपेयर में बहुत न्यू है, इसलिए क्रिस्टलन दिया गया है। द फोल्ड इन दिस रेंज आर एसिमेट्रिकल, बहुत इंपॉर्टेंट, एसिमेट्रिकल यानी कि जो नामछा बड़ुआ और नंगा पर्वत देखते हो, देख रहे हो ना, आगे भी मैप देख सकते हो, आगे देख लो, आगे बेस्ट दिया गया है तुम्हारा डायग्राम। नंगा पर्वत और नमछा बड़ुआ जो तुम्हारा दिख रहा है, ये क्या बोला जा रहा है कि ये असिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल नहीं। देखो सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है कि देखो आदमी सिमेट्रिकल बॉडी है, देखो ये मेरा जो है सेम ऐसा यहाँ पे भी है ना, इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल। तो ऐसा तो नहीं है, कहाँ ऊपर है कहाँ ये अलग है, दोनों अलग है, ऐसे घुमा हुआ है, इसको असिमेट्रिकल कहा जा रहा है, एसिमेट्रिकल कहा जा रहा है। समझे कि ये फोल्ड क्या है तुम्हारा, एसिमेट्रिकल है, सेम नहीं है, दोनों में समान नहीं है, इधर अलग है इधर अलग है, नमछा अलग है बड़ुआ, ये तुम्हारा नंगा पर्वत अलग है, नमछा बड़ुआ अलग है। समझे बात को, ये बोलना चाह रहा है। माउंटेन आर कन्वेक्स है जी, कन्वेक्स टू द साउथ, यानी कि कन्वेक्स है, कन्वेक्स मतलब समझते हो तुम लोग, हाँ, मूव टूवर्ड्स, ऐसे बेंट है, साउथ की तरफ बेंट है, समझे, साउथ की तरफ बेंट है, ठीक है, बेंट टूवर्ड्स साउथ। और टर्मिनेट तुम्हारा नंगा पर्वत में टर्मिनेट हो जा रहा है नॉर्थ ईस्ट में, और तुम्हारा नमछा बड़ुआ में नॉर्थ ईस्ट में टर्मिनेट हो जा रहा है, नीचे चला जा रहा है वो, साउथ की तरफ बेंट है, साउथ की तरफ मतलब इस तरफ बेंट है, देखो यहाँ पे दिया गया हुआ, देखो बेंट है कि नहीं है, इस तरफ बेंट है तुम्हारा, इस तरफ देखो ऐसे बेंट है, यानी कि देखो नॉर्थ और साउथ, साउथ की तरफ बेंट है, ऐसे बेंट नहीं है, नॉर्थ की तरफ नहीं है, साउथ की तरफ बेंट है। और एब्रप्ट एंडिंग है तुम्हारा नंगा पर्वत, और यहाँ पे उसके बाद कंटिन्यूएशन नहीं है, वहीं तक रुक गया, कहने का मतलब ये है। वहाँ पे देखो कि फोल्ड इन दिस रेंज आर असिमेट्रिकल, यानी कि सेम नहीं है। माउंटेन क्या है तुम्हारा, बेंट टुवर्ड्स द साउथ, टर्मिनेट एब्रप्टली खत्म हो गया, नंगा पर्वत तुम्हारा नॉर्थ वेस्ट में उधर उस तरफ, अब पाकिस्तान की तरफ, और नमछा बड़ुआ तुम्हारा इस तरफ। पाकिस्तान इसलिए बोले कि पीओके में आ गया, वो पाकिस्तान नहीं बोलना चाहिए, इंडिया का पीओके एरिया, समझ के बात को ना। ये ग्रेट हिमालयन रेंजेस हुआ, देखो सिक्किम कितना फंस रहा है इसमें, देख लो यहाँ पे, देखो ना मैप में देखो ना, तो क्यों ना हो बड़ा बड़ा हिमालय यहाँ पे, क्यों ना हो बड़ा बड़ा माउंटेन्स यहाँ पे, समझे। तो आगे देख लो, यहाँ पे समझ में आ जाएगा और चीज भी तुमको कि दिस माउंटेन रेंजेस बोस्ट ऑफ द टॉलेस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, समझे, यहाँ पे सबसे दुनिया का सबसे बड़ा बड़ा पर्वत पाया जाएगा ग्रेटर हिमालयस में, और जो कि क्या अंडर परपेचुअल स्नो, एकदम पूरा बर्फ से भरा हुआ, बर्फ से भरा हुआ है, तभी तो गंगा निकल रही है ना वहाँ से, तभी तो ब्रह्मपुत्र निकल रही है वहाँ से, ठीक है। माउंट एवरेस्ट देखो, ये तुम्हारा वॉज फर्स्ट लोकेटेड बाय, किसने किया था, जॉर्ज एवरेस्ट ने किया था, इसलिए इनका नाम से लिखा आता है। उस समय के सर्वायर थे तुम्हारे जो जनरल ऑफ इंडिया के जो सर्वायर थे 1841 में प्रयास किए थे, और 1851 में इट वॉज इस्टाब्लिश आता है, तब कहा गया कि दुनिया का सबसे हाईएस्ट पीक वाला है ये, जो ट्रिगोनोमेट्री याद करो डलहौजी का ही टाइम में हुआ है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट जो पीक है। और भी कंचनजंगा है ना, लोटसे है, मकालू है, धौलागिरी है, बहुत सारा जगह है, ठीक है। तो देखो इसमें सागर माथा, वही सागर माथा जो नेपाल में वर्ड दिया आता है, सागर माथा गॉडेस ऑफ द स्काई है, ये हद ऊपर है। और एक जो देते हैं मदर ऑफ द वर्ल्ड, जो कहा जाता है मदर ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि चोंगलुंगबा, वो तिब्बत का है, वो भी काफ़ी रेंजेस पे है, काफ़ी हाई है, समझे। तो देखो यहाँ पे ये समझाने वाली बात कि ये सिंटेक्सियल बैंड क्या है हिमालय का, जो अचानक नमछा बड़ुआ और तुम्हारा नंगा पर्वत में रुक गया ना, ये बैंड हो गया ना, नीचे की तरफ बैंड हो गया ना, ये क्या है ये देखो। तो हिमालय रेंजेस टेक शार्प साउथवर्ड बेंड्स, देखो लास्ट में साउथवर्ड बेंड चले जा रहे हैं, चाहे इंडस में तुम्हारा नीचे चले जा रहे हैं या फिर तुम्हारा उसमें नमछा बड़ुआ में नीचे चले जा रहे हैं। और देखो नीचे चले जा रहे हैं तो देखो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम भी बड़े बड़े हिमालय से वहाँ पे नीचे चला गया, देखो वही बोला जा रहा है कि हिमालय रेंजेस टेक शार्प साउथवर्ड बेंड्स एट इंडस में भी, उधर पाकिस्तान वाला एरिया में भी, और ब्रह्मपुत्रा में भी, इन द वेस्ट एंड ईस्ट रेस्पेक्टिवली, समझ गए ना, उधर तुम्हारा वेस्ट, इधर तुम्हारा ईस्ट। दिस बैंड आर कॉल्ड, इसी को बोलते हैं सिंटेक्सियल बैंड ऑफ द हिमालयस, कि अचानक बैंड हो जाना नीचे की तरफ, ठीक है। तो वेस्टर्न सिंटेक्सियल बैंड जो तुम्हारा हो रहा है नंगा पर्वत में, जहाँ पे इंडस क्या काटती है, डीप गॉर्जेस को काटती है, यानी कि काट के वहाँ से डीप गॉर्जेस बन रहा है, ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर रिवर चल रहा है वहाँ पे। और ईस्टर्न टेक्सिल में क्या होता है कि नमछा बड़ुआ के टाइम में तुम्हारा ब्रह्मपुत्र काटता है और वहाँ पे डीप गॉर्जेस बन रहा है। डीप गॉर्जेस मतलब यानी कि जगह जानते हो, दो पर्वत काट रहा है, मतलब रिवर चल रहा है वहाँ से, ठीक है। तो आगे देखो, तो यहाँ पे देखो वही चीज़ गया कि देखो वेस्टर्न सिंटेक्सिल है कि नीचे बेंड हो गया, ईस्टर्न सिंटेक्सिल देखो नीचे बेंड हो गया, दिख रहा है तुम लोगों को, बेंड टिक टिक किया गया है ना, बिल्कुल यही है। तो हमने ख़त्म कर दिया है क्लास को, ठीक है। तो हमने आज क्लास में यही पढ़ा है कि हिमालय रेंजेस में शिवालिक क्या है, लेसर क्या है और ग्रेटर हिमालयस क्या। आने वाले समय में ट्रांसफर हिमालयस पढ़ा जाएगा और ईस्टर्न हिल्स पढ़े जाएंगे। तो देख लो
ये जो 3 पढ़े हो, लास्ट में डायग्राम हम डाल दिए हैं तुम लोग को ज़्यादा समझने के लिए, यही सब रेंजर है। अब ये कंटिन्यूस नहीं दिखाया है क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है, क्योंकि अलग भी लैंड फॉर्म्स है इसमें, इसलिए कंटिन्यूस नहीं दिखाया गया है। बात समझे? देखो किस तरह नीचे टिक टिक करते हुए नीचे गया है, जैसे सिंटेक्सियल बैंड है तुम्हारा और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की तरफ, और उधर देखो हिंदू कुश की तरफ, वो तुम्हारा सिंटेक्सियल बैंड है, नीचे चला गया है। समझ गए ना बात को? दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास।